तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्क्रीन विजिबल हो रहा है सबके लिए? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। ওকে। অনুভব তো ফোর্থ ইয়ার না? হ্যাঁ দাদা। তার মানে তুই নাইপাড়া গ্রীষ্ম এর এক্সাম দিবি এবারে? হ্যাঁ দাদা দেবো। আর কে কে ফোর্থ ইয়ার ছিল মানে এখানে ব্যাচে তোদের, জানিস? ফোর্থ ইয়ারে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট এখন জয়েন করবে না হয়তো, কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টদের তো জয়েন করা উচিত, কারণ তোদের তো এখনো এক্সাম বাকি না, দুটো এক্সাম বাকি। ओके, ठीक है। देखो ये जो दो क्लासिफिकेशन थे, एक नॉन रेट्रोवायरल के लिए क्लासिफिकेशन थे। मैं क्लासिफिकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दोबारा एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्लासिफिकेशन। फिर आज का जो टॉपिक है उधर हम जाएंगे। तो फर्स्ट थे, एक था नॉन रेट्रोवायरल के लिए क्लासिफिकेशन ड्रग का। फर्स्ट था हार्पिस ड्रग के लिए। हार्पिस के लिए कौन कौन से ड्रग यूज होता है, ये डिजीज के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। तीन डिजीज का बात किया गया था। एक था हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, दूसरा है नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा, और थर्ड थे हेपाटाइटिस। तो फर्स्ट था कौन कौन सी ड्रग हार्पिस के ट्रीटमेंट में यूज होता था। फर्स्ट था हाइड्रोक्सीरुडिन, एसाइक्लोविर, वैलसाइक्लोविर, फैमिसाइक्लोविर, जैनसाइक्लोविर, सिडेफोविर और फॉस्कार्डेट। ठीक है। नेक्स्ट था इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा के लिए मैंने बताया था कि ओपीजेड याद रखने के लिए बताया था। एमांटीडिन और रिमांटीडिन तो याद हो जाएगा, और ये दोनों को छोड़ के और तीन ड्रग थे ओपीजेड में, ओसेल्टामेविर, प्रीमेविर और जानामेविर। नेक्स्ट था हेपाटाइटिस में। हेपाटाइटिस में दो था, एक हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। हेपाटाइटिस बी में कौन कौन सी ड्रग थे, लैमिवोडिन, एडेफोविर, टेनेफोविर, एंटेकेविर और टेल्वीवुडिन। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 5 नाम है हेपाटाइटिस बी में। और हेपाटाइटिस सी में जो है टोटल 4 ड्रग यूज होता है, ठीक है। 4 ड्रग कौन कौन सा है हेपाटाइटिस सी में? ये था रिच टू। ओके, रिच टू से तुम याद कर सकते हो। हेपाटाइटिस सी में जितने भी जो 4 ड्रग थे हेपाटाइटिस सी में यूज होता है। पहला एक थे रिबावेरिन, आर फॉर रिबावेरिन थे, आई फॉर इंटरफेरॉन अल्फा थे, एच फॉर क्या थे, सॉप्सब्रूविर, और नेक्स्ट एक्स फॉर थे सीमेप्रिविर। तो ये 4 ड्रग थे जो हेपाटाइटिस सी में यूज होता है। नेक्स्ट जो दूसरा क्लासिफिकेशन थे वो रेट्रोवायरल के लिए थे। जितने भी हमारा रेट्रोवायरस होते हैं, मतलब जो वायरस मेनली आरएनए के कंटेंट करता है, जिसमें आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड के थ्रू डीएनए बनता है और आगे जाके फिर उस डीएनए से आरएनए बनता है और उधर से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उन सब वायरस के लिए ये क्लासिफिकेशन थे। तो फर्स्ट थे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एनआरटीआई क्लास के ड्रग। इस क्लास में कौन कौन से ड्रग थे? फर्स्ट थे जीडोबुडिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूजफुल होता है इस क्लास में से। नेक्स्ट थे डिडानोसिन, स्टैबुडिन, लैमिवुडिन, एबिकाविर और टेनेफ्लुविर। ठीक है। इनमें से ये जो जीडोबुडिन थे ये ओनली ड्रग है जो प्रेगनेंसी में यूज हो सकता है। एक तो जीडोबुडिन हो गया प्रेगनेंसी में, और दूसरा है लैमिवुडिन। ठीक है। इस क्लास की जीडोवुडिन और लैमिवुडिन दो ऐसी ड्रग है जो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर एचआईवी का प्रॉब्लम है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को एचआईवी का प्रॉब्लम है या फिर अदर कुछ रेट्रोवायरल का प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके केस में ये दो ही ड्रग यूज हो सकता है, बाकी ड्रग यूज नहीं हो सकता है। बाकी ड्रग सारे टेराटोजेनिसिटी है एक्सेप्ट जीडोवुडिन और लैमिवुडिन। नेक्स्ट है एनएनआरटीआई में। एनएनआरटीआई में तीन ड्रग मैंने मेनली बताया था, इफाविरेंस, ई फॉर इफाविरेंस था, एन फॉर नेविरापिन और डी फॉर डेलिवार्डिन था। ठीक है। ये तीनों को छोड़ के भी और भी कुछ ड्रग है इस क्लास में, नॉन न्यूक्लियोसाइड में और भी कुछ ड्रग थे, जैसे तुम्हारा ई फॉर और एक ड्रग थे जिसका नाम है एट्राविरिन। ये अनकॉमन नेम है, लेकिन क्वेश्चन में खास करके ये जो अनकॉमन नेम है यही से पूछ लेता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि ईएनडी से ये तीनों नाम सबको याद हो जाता है। इफाविरेज, नेविरापिन और डेलिवर्टिन सबको याद हो जाता है, लेकिन जो अनकॉमन नाम है वो कोई नहीं पढ़ता है इस क्लास में। तो क्वेश्चन हमेशा उसी से पूछ लेता है। इट्राविरिन एक हो गया, इट्राविरिन इस क्लास की ड्रग है।
और दूसरा एक थे रिल्पीविरिन, RILPIVIRINE। ओके, रिल्पीविरिन, इट्राविरिन और रिल्पीविरिन ये भी NNRTI क्लास के ही ड्रग है। नेक्स्ट है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर में कौन कौन से थे? मैंने तीन मेनली बताया था, रिन करके, रिटोनाविर, इंडेनाविर और नैल्फिनाविर। लेकिन ये तीनों के साथ भी और जितने नाम है उसको भी याद रखना है, जैसे अट्राजेनाविर, इंडेनाविर, सैक्विनाविर, लोपिनाविर। क्वेश्चन हमेशा इन नामों से पूछा जाता है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, जो कॉमन नाम है वो सबको याद होता है। मेनली ये दो नाम अच्छे से याद रखना, एक था सैक्विनाविर और दूसरा एक था इंडेनाविर। ठीक है, आगे जाके इससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंट्री इनहिबिटर में जो ड्रग थे, एक ही ड्रग थे, इन्फुलवेटाइड, या फिर इसको हम फ्यूजन इनहिबिटर भी कह सकता है, एंट्री इनहिबिटर या फिर फ्यूजन इनहिबिटर। ओके, नेक्स्ट था CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर में एक ही ड्रग था, मैराविडॉक, और इंट्रीगेस इनहिबिटर में दो ड्रग था, रेल्टेगाविर और डोलोप्रेगाविर। ठीक है, यही दो क्लासिफिकेशन मेनली प्रीवियस क्लास में हम लोगों का हो गया था। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, नेक्स्ट आता है, इधर कुछ पॉइंट्स लिखा है। ये पॉइंट्स जो लिखा है ये एसाइक्लोविर के बारे में लिखा है। ठीक है, इधर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये एसाइक्लोविर इस क्लास की एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, एसाइक्लोविर क्या पॉइंट है? पहला बात है कि ये प्रोड्रग है। ठीक है, एसाइक्लोविर जो है ये एक प्रोड्रग है। जब जनरल फार्माकोलॉजी में दो टेबल तुम लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, एक प्रोड्रग से उसका एक्टिव ड्रग का नाम था, एक एक्टिव से एक्टिव ड्रग का भी नाम उसमें पढ़ाया गया था, एसाइक्लोविर। उस क्लास में ये उस टेबल में ये नाम थे, एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर जो है ये प्रोड्रग है। इसका एक्टिव फॉर्म जो है वो है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। इसका जो एक्टिव फॉर्म है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, एसाइक्लोविर, इससे बनेगा एसाइक्लोविर, से बनेगा एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। फिर इससे बनेगा एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। ओके, एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट, नेक्स्ट है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एसाइक्लोविर। और ये एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा? ये एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट आगे जाके वायरल डीएनए सिंथेस को इनहिबिट करेगा, वायरल डीएनए सिंथेसिस, वायरल डीएनए सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा और रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है एसाइक्लोविर का। अब एसाइक्लोविर का ये जो कन्वर्सेशन है, एसाइक्लोविर से एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट और उससे एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, इस कन्वर्सन में कुछ एंजाइम लगता है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कन्वर्सन में जो एंजाइम लगता है इसको हम कहते हैं थाइमिडिन काइनेज, थाइमिडिन काइनेज। और ये एंजाइम आता कहाँ से? ये एंजाइम वायरस के बॉडी से आता है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्सन में जो एंजाइम लगता है इसको हम कहते हैं सेलुलर काइनेज। और ये एंजाइम आता है होस्ट के बॉडी से। ठीक है, एसाइक्लोविर खुद प्रोड्रग है, इसका भी एक ड्रग होता है, प्रोड्रग होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वैलसाइक्लोविर। ये क्या है? ये है प्रोड्रग। ओके, वैलसाइक्लोविर मेटाबोलाइज होकर एसाइक्लोविर बनता है, लेकिन वैलसाइक्लोविर को दिया नहीं जाता है। जो दिया जाता है वो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो है एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर के दिया जाता है। एसाइक्लोविर खुद प्रोड्रग होता है, वो आगे जाके बनाता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, जो एक्चुअली काम करता है, जिसके वजह से एक्शन आता है। ठीक है, अब ये जो दो कन्वर्सन है, कन्वर्सन के लिए दो जो एंजाइम लग रहा है, पहला एंजाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एंजाइम है थाइमिडिन काइनेज, ये वायरस की बॉडी से आ रहा है। तो एसाइक्लोविर उसी सेल में काम कर पाएगा जिस सेल वायरस के द्वारा अटैक हुआ है।
जो नॉर्मल सेल है जहाँ पे वायरस प्रेजेंट नहीं है, उस सेल में इस एंजाइम नहीं मिलेगा एसाइक्लोविर को, तो एसाइक्लोविर जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसी सेल में ये काम कर पाएगा जिस सेल में वायरस की प्रेजेंस है। जिस सेल में वायरस की प्रेजेंस नहीं है, उस सेल में एसाइक्लोविर का एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उसको उधर ये एंजाइम नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि सिर्फ ये उसी सेल को इफेक्ट करता है जो वायरस जहाँ पे प्रेजेंट है। जो हेल्थी सेल है उसको ये इफेक्ट नहीं करता है, तो इसका जो टॉक्सिसिटी है इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस चीज का एक डिसएडवांटेज भी है कि मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया है, कोई ऐसा वायरस है, ठीक है, जो वायरस के ये एंजाइम नहीं है, जिस वायरस के पास ये एंजाइम नहीं है, ठीक है, थायमिडिन काइनेज एंजाइम नहीं है, तो उस वायरस को मारने के लिए अगर तुम एसाइक्लोविर दोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो पाएगा और वायरस को भी नहीं किल कर पाएगा। तो वायरस के पास ये एंजाइम होगा तभी ये ड्रग काम करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है देखो, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी इसलिए लिखा है क्योंकि ये ओनली वायरस इफेक्टेड सेल को ही किल करता है, हेल्थी सेल को नहीं करता है। ठीक है, only virus infected cell activated the drug because थायमिडिन काइनेज उसी सेल में होता है, इसीलिए उसी सेल में ये ड्रग जो है एक्टिवेट फॉर्म में आ सकता है। लो टॉक्सिसिटी, होस्ट सेल में के लिए ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है। और ये जो एसाइक्लोविर है, ये ड्रग ऑफ चॉइस जो है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है हर्पिल सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, HSV1 एंड HSV2, हर्पिल सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पिल सिम्प्लेक्स वायरस 2, ये दोनों टाइप के वायरस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वेरियोला जोस्टर वायरस। ये वो वायरस है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, ये वो वायरस है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, तो उसके लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और चिकन पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एसाइक्लोविर है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसका रेजिस्टेंस तब डेवलप हो जाएगा जब वायरस लैक ऑफ थायमिडिन काइनेज एंजाइम, वायरस के पास अगर ये एंजाइम नहीं है, कोई ऐसा म्यूटेजन वायरस है जिसके पास ये एंजाइम नहीं है, उस वायरस को एसाइक्लोविर नहीं किल कर पाएगा, उसके केस में इसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो एसाइक्लोविर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसाइक्लोविर का एक्टिव फॉर्म है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। इस एक्टिव फॉर्म में आने के लिए दो एंजाइम चाहिए, थायमिडिन काइनेज और सेलुलर काइनेज। थायमिडिन काइनेज वायरस से आता है, तो ऐसा वायरस जो लैक ऑफ थायमिडिन काइनेज है, उसके केस में एसाइक्लोविर का रेजिस्टेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है एसाइक्लोविर के केस में सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी देखता है, ये होस्ट सेल के लिए ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। और इसका हाफ लाइफ, और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो हाफ लाइफ है, इसका हाफ लाइफ ओनली 3 to 4 आवर है। ठीक है, ओनली 3 to 4 आवर है, इसीलिए इसको दिन में 4 to 5 टाइम्स देने के लिए कभी कभी जो फिजिशियन है वो प्रेस्क्राइब करता है, अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो। और ये ओरल, टॉपिकल और इंट्रावेनस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है herpes simplex वायरस 1, herpes simplex वायरस 2 एंड चिकन पॉक्स की वायरस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये है फॉस्कारनेट। ओके, इधर बात हो रहा है फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट भी हमारा हार्पिल्स जो एंटी हार्पिस क्लासिफिकेशन थे इधर ही थे। ठीक है, एंटी हार्पिस में ही थे फॉस्कारनेट। ये जो फॉस्कारनेट है इसका मैकेनिज्म है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम लिखा दिख रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फॉस्फोराइलेट क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो पहले तुमको जानना पड़ेगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है। देखो, ये काम तो करता है डीएनए सिंथेसिस में। ये काम, इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तुम लोग ने देखा होगा डीएनए का ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 5' से स्टार्ट होता है, 3' एक 3' से 5' होता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है 3' से 5' एंड में। ठीक है, तो जब भी ये जो एक हेलिकल है डीएनए का, ये 1 हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये 1 लूप प्रेजेंट है। इसके बाद दोबारा क्या होगा, दोबारा इधर से ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक लूप तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जब नेक्स्ट लूप उसके साथ जुड़ेगा, नेक्स्ट लूप जब जुड़ेगा तब थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैंने बताया डीएनए सिंथेसिस 3' से 5' एंड में होता है, तो ये 3' एंड के साथ दोबारा क्या होगा, इधर से 5' से एक 3' होता है,
सॉरी, इधर एक मैंने गलत लिखा है। ये दोनों ही 3' से 5' होता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस 3' से 5' से होता है दोनों। तो ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट 5' होता है, और इसके साथ जो नया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा, उसका फर्स्ट पॉइंट 3' होगा, ठीक है। तो 5' से 3' में नया जो न्यू न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड बाइंड विथ 5' to 3' एंड विथ न्यू फॉर्मिंग डीएनए स्ट्रैंड, न्यू फॉर्मिंग डीएनए स्ट्रैंड। जो नया डीएनए बन रहा है उसके साथ नया जो न्यूक्लियोटाइड है, एक लूप बनने के बाद जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ जुड़ेगा, तब वो जुड़ेगा 5' से 3' एंड में, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है 3 to 5, तो एंडिंग पॉइंट 5 होगा। एंडिंग पॉइंट से फिर से नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तब वो जुड़ेगा 5 से 3' एंड में। तो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड को डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ रहा है, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए सिंथेसिस में रोल है कि दिस एंजाइम कैन इन्वॉल्व इन बाइंडिंग टू न्यू न्यूक्लियोटाइड विथ न्यू फॉर्मिंग डीएनए स्ट्रैंड एट 5' to 3' एंड, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, और इस काम को इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है फॉस्फोराइलेट का, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड एक लूप तो बन जाएगा, उसके बाद नया लूप लूप के साथ जो न्यूक्लियोटाइड है वो नहीं जुड़ेगा, तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है? समझ में आया है, क्लियर है? फॉस्फोनेट सिंथेसिस 3' to 5' एंड में होता है, लेकिन नया न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है वो 5' to 3' एंड में जुड़ता है। क्लियर है तीनों को? हाँ दादा। हाँ दादा। तो ये होता है डीएनए पॉलीमरेज का काम। तुम लोग को क्या करना है कि फॉस्फोनेट का मैकेनिज्म के लिए डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, और डीएनए पॉलीमरेज कैसे डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखो। इसके लिए है फॉस्फोनेट जो है, इसका एक्टिवेशन के लिए किसी भी तरीके से एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे एसाइक्लोबिन में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए क्या होता है, जहां पे एसाइक्लोबिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वहीं पे फॉस्फोनेट यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इट इफेक्टिव एगेंस्ट द एसाइक्लोबिन रेजिस्टेंस हार्टिस वायरस, ठीक है। एसाइक्लोबिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तब ये यूज होगा, और दो जगह पे मेनली यूज होता है, हार्टिस सिम्प्लेक्स वायरस, और दूसरा एक है साइटोमेगालो ठीक है। साइटोमेगालो में ये यूज होता है। ये वन टाइप का हार्टिस वायरस ही है, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ हार्टिस सिम्प्लेक्स वायरस ही है, जो साइटोमेगालो वायरस। और इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है फॉस्फोनेट का, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये याद रखना होगा कि फॉस्फोनेट का जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट सबसे है मेजरली, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग थे इस क्लास के, और एक इंपॉर्टेंट ड्रग है इस क्लास के जो है जीडोवुडिन, ठीक है। ये दो थे नॉन रेट्रोवायरल क्लास की ड्रग, एसाइक्लोविर और फॉस्फोनेट। नेक्स्ट एक ड्रग आता है जिसको हम कहते हैं जीडोवुडिन। ये जीडोवुडिन रेट्रो क्लास की ड्रग है, ठीक है। रेट्रोवायरल क्लास की ड्रग है ये जीडोवुडिन, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्लास में नहीं आता है, ये न्यूक्लियोसाइड एनआरटीआई क्लास में आता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड रिवर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इस क्लास में आता है जीडोवुडिन। तो मैकेनिज्म तुमको पता चल रहा है कि इस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। एंजाइम का काम क्या है, ये भी मैंने बताया था कि ये आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस में ये एंजाइम लगता है। तो मैकेनिज्म तो पता चल रहा है। इसका भी वही मामला है कि ये भी जो इसका एक्टिव फॉर्म है जीडोवुडिन ट्राइफॉस्फेट, जीडोवुडिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसका एक्टिव फॉर्म है, और इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है होस्ट सेलुलर काइनेज। मतलब होस्ट सेल से ये एंजाइम उसको मिलता है, सेलुलर काइनेज के थ्रू ये जीडोवुडाइन इसका एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जीडोवुडाइन ट्राइफॉस्फेट।
और एक इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ये थाइमिडिन एनालॉग है, थाइमिडिन एनालॉग। इसका मतलब क्या है कि डीएनए में दो टाइप का बेस पेयर होता है, एक प्यूरिन बेस पेयर होता है, एक पिरिमिडिन बेस पेयर होता है। प्यूरिन में हमारा एडेनिन और गुआनिन आता है और पिरिमिडिन बेस पेयर में साइटोसिन और थाइमिडिन आता है। ठीक है, तो ये जो थाइमिडिन है, इस थाइमिडिन का एनालॉग है जीडोपुटिन। मतलब है ये थाइमिडिन जैसा ही दिखता है। ठीक है, एकदम से थाइमिडिन का जो स्ट्रक्चर है और जीडोपुटिन का जो स्ट्रक्चर है तुम देखोगे एकदम बिल्कुल सेम है। एक दो फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ सकता है, इसके ज्यादा उसका जो मेन रिंग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दोनों में सेम है। इसलिए क्या होता है कि ये जीडोपुडिन अगर किसी पेशेंट को दिया जाएगा तो थाइमिडिन के जगह पे ये खुद साइटोसिन के साथ चला जाएगा और एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन बेस पे रहेगा। और इसके वजह में क्या होगा कि जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो एक फॉल्टी डीएनए सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से डीएनए बेस पेयर जो है डीएनए बेस पेयर एबनॉर्मल हो जाएगा और डीएनए स्टैंड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, डीएनए बेस पेयर एबनॉर्मल हो जाएगा और डीएनए स्टैंड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जीडोपुटिन थाइमिडिन एनालॉग है। ये वायरल डीएनए सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये खुद थाइमिडिन के जगह पे इनकॉर्पोरेट होकर डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है कि बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो को सप्रेस करता है। कोई भी ड्रग है जो बोन मैरो को अगर सप्रेस करेगा, मेनली जो कैंसर की ड्रग होता है वो बोन मैरो को सप्रेस करता है। तो ये जिलोपुटिन एक ऐसा ड्रग है जो बोन मैरो को सप्रेस कर रहा है। इससे पहले भी एक ड्रग हम लोग करे थे जो ट्यूबरक्यूलोसिस में तुम लोग शायद पढ़े होंगे, जो रिफाम्पिसिन होता है, उसके पास भी थोड़ा बहुत बोन मैरो सप्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। जो भी डीएनए आरएनए पे काम करने लगता है, जो भी ड्रग, वो बोन मैरो को सप्रेस करता है। जो सल्फोनामाइड क्लास में थे, जो मेथोट्रेक्सेट थे, जो पायरिमेथामिन थे, प्रोगुआनिल, वो सब भी बोन मैरो को सप्रेस करता है। तो ये जो एडवर्स इफेक्ट है, इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है कि ये बोन मैरो को सप्रेस कर देता है और जिसके वजह से पेशेंट का जो ब्लड सेल प्रोडक्शन है, ब्लड सेल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। जिसके वजह से पेशेंट को क्या होता है, दो प्रॉब्लम दिखता है। एक है न्यूट्रोपिनिया और दूसरा है एनीमिया। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा डब्ल्यूबीसी भी रिड्यूस हो जाता है और उसके साथ आरबीसी भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जितने भी ब्लड सेल थे उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से न्यूट्रोपिनिया और एनीमिया दो मेन एडवर्स इफेक्ट है जीरोवोडिन क्लास की, क्योंकि ये बोन मैरो को सप्रेस करता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसी ड्रग जो बोन मैरो को सप्रेस करता है वो कभी भी जीरोवोडिन के साथ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ये एचआईवी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, एचआईवी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है और ये प्रेगनेंसी में भी यूज हो सकता है। मैंने अभी बताया कि ये प्रेग्नेंट वोमेन को भी यही प्रेफर किया जाता है, जीडोवुडिन। और जीडोवुडिन के अलावा और एक ड्रग बताया था प्रेगनेंसी में, वो है लैमिवुडिन। ये दोनों ड्रग प्रेगनेंसी में यूज होता है और नॉर्मल पे वुमेन को भी जीडोवुडिन ही प्रेफर किया जाता है। तो जीडोवुडिन के साथ कोई ऐसी ड्रग नहीं दिया जाएगा जो बोन मैरो को सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये तीन जो थे इस क्लास की इंपॉर्टेंट ड्रग थी। ठीक है, बाकी सारे ड्रग का जो है, जितने भी तुम्हारा प्रोटीएज इनहिबिटर था, जितने भी तुम्हारा एनएनआरटीआई क्लास की ड्रग थे। हाँ, एक चीज इधर बता देता हूँ कि ये एनआरटीआई क्लास की ड्रग थे और दूसरा एक आता है एनएनआरटीआई, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो ये जो एनएनआरटीआई क्लास की ड्रग होता है, इसके साथ एनआरटीआई का जो मेन डिफरेंस है, इन लोग को दे आर नो रिक्वायरमेंट, दे नो रिक्वायर टू सेलुलर काइनेज एंजाइम। बाकी सब कुछ सेम है। सेलुलर काइनेज एंजाइम का एनआरटीआई क्लास की ड्रग की एक्टिवेट होने के लिए सेलुलर काइनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एनएनआरटीआई की क्लास की ड्रग में कोई भी
फॉस्फोराइलेशन का या फिर सेलुलर काइनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एक्टिवेशन होने के लिए, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, इसका फॉस्फोराइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जीरोबुटिन का एक्टिव फॉर्म है जीरोबुटिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन एनएनआरटीआई क्लास में जितने भी ड्रग थे जो एंड करके मैंने बताया था, इफाविरेंज, नेलिवा इफाविरेंज, नेविरापिन और डेलिवार्डिन एंड करके इन ड्रगों के लिए किसी भी तरीके से फॉस्फोराइलेशन की या फिर सेलुलर काइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन या फिर किसी भी तरीके से सेलुलर काइनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है एनएनआरटीआई क्लास के लिए। इसके बाद तुम्हारा प्रोटीएज इनहिबिटर था कुछ ड्रग तुम्हारा इंटीग्रेस इनहिबिटर था। प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज एंजाइम कहाँ लगते थे, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता था प्रोटीन को इनएक्टिव से एक्टिवेट होने के लिए। इंटीग्रेस एंजाइम लगते थे वायरल से दोबारा तुम्हारा वायरल डीएनए के साथ ह्यूमन डीएनए को इनकॉर्पोरेट होने के लिए। तो ये जो जितने भी ड्रग थे इसका मैकेनिज्म तुमको क्लासिफिकेशन से ही पता चल जाएगा, और इन ड्रग के लिए अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। दो ड्रग इंपॉर्टेंट थे, तीन ड्रग जीरोबुटिन, फॉस्कारनेट और एक थे एसाइक्लोविर, ठीक है। ये तीनों ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में। अब कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, देखो क्वेश्चन पढ़ने से तुमको और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही इधर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी herpes simplex वायरस इन्फेक्शन, चार ऑप्शन में दिया गया है। क्या होगा इसका आंसर? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी herpes simplex वायरस। दादा एसाइक्लोविर। अभी तो बताया कि एसाइक्लोविर में बताया था कि ये जो एसाइक्लोविर है ये herpes simplex वायरस 1, herpes simplex वायरस 2 और वेरियोला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, इन तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है एसाइक्लोविर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बताया कि जीडोवुडिन जो है ये एचआईवी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये जो इंडेनावीर है, रिबावैरिन है, ठीक है, ये कौन सी क्लास की ड्रग है बता पाओगे? इंडेनावीर, इंडेनावीर कौन सी क्लास में थे? रिन करके नहीं बताया था? रिटोनावीर, इंडेनावीर, नेल्फिनावीर, ये तीनों ड्रग कौन सी क्लास में थे? दादा प्रोटीन इनहिबिटर। यस, ये तीनों ड्रग जो थे प्रोटीएज इनहिबिटर में थे। और जो रिबावैरिन है ये कौन सी क्लास में आता है? रिस 2 याद है? आर फॉर रिबावैरिन, आई फॉर इंटरफेरॉन एंड एस फॉर, एक थे सॉप्सबुविर और एक एस फॉर थे तुम्हारा सीमेप्रिविर। ये चारों ड्रग कहाँ पे यूज होता है? रिस 2 क्लास की ड्रग हेपाटाइटिस सी, ठीक है, हेपाटाइटिस सी में ये चार ड्रग यूज होता है। और रिन क्लास की जो ड्रग है ये प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन ही तुम देखोगे कि क्लासिफिकेशन से ही पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? हेपाटाइटिस बी के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? दादा लैमिवुडिन। ये हेपाटाइटिस बी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये लैमिवुडिन है। कौन कौन से ड्रग थे जो हेपाटाइटिस बी में यूज होते थे? एक तो लैमिवुडिन है, लैमिवुडिन छोड़ के और कौन कौन से ड्रग थे? एक थे एडेफोबिन, नेक्स्ट एक थे तुम्हारा इंटेकेविर,
एक थे टेल्बुभिडिन और एक थे टेनोकोविड। तो ये जो लैमिवुडिन है ये हेपेटाइटिस बी के लिए, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन ये जो लैमिवुडिन है ये पहले इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता था, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के लिए। अभी कुछ नया ड्रग आया है जो हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन पूछा है, ड्रग दैट कैन कॉज द कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजिकल रेजोल्यूशन इन पेशेंट विथ हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी ड्रग तुम यूज करोगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल रेजोल्यूशन मतलब है कौन सी ड्रग जो है हेपेटाइटिस बी के लिए ही तुम्हारा यूज होता है। एक्चुअली हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस अलग होता है, कोई भी टिश्यू को जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे उसका माइक्रो आर्किटेक्चर में कितना डैमेज हुआ है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। इधर क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ड्रग कैन कॉज द हिस्टोपैथोलॉजिकल रेजोल्यूशन इन पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा तुम्हारा एंटेकेविड, ठीक है, जो ऑप्शन सी में है एंटेकेविड। तो एंटेकेविड जो है ये अभी ड्रग ऑफ चॉइस बन गया है हेपेटाइटिस बी के लिए, पहले थे लैमिवोडिन, ठीक है, पहले लैमिवोडिन थे, अभी हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एंटेकेविड है। नेक्स्ट ये बताओ which one of the statement is false regarding the adefovir dipivoxil। अभी बताया जो एडेफोविर है ये हेपेटाइटिस बी के लिए यूज हो रहे थे, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है ये तुम लोग को बताना है। इजी है, अच्छे से पढ़ो, बता पाओगे। चार ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एसाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, ये जो एडेफोविर है ये एसाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। नेक्स्ट है वेल टॉलरेटेड ओरली, इसको ओरली तुम लोग ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन सी में बोला गया है यूज्ड इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में ये यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन में है यूज्ड इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में ये ड्रग यूज होता है। कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, कौन सा स्टेटमेंट, ऑप्शन तो तुमको सही बोलना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्वेश्चन में ही पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो सर द ऑप्शन, ऑप्शन डी। यस वैसे ऑप्शन डी डी जो होगा। है ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग है ये रेट्रोवायरल के लिए यूज होता है, और इधर बोला है एंटी रेट्रो, ये जो एडेफोविर है क्वेश्चन में बोला है ऑप्शन में ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं है, ये नॉन रेट्रोवायरल में आता है। ये एडेफोविर नॉन रेट्रोवायरल ड्रग है, ठीक है। रेट्रोवायरल में तो वो ड्रग आता है जो हमारा आरएनए बेसिस वायरस पे काम करता है, जो एनआरटीआई, एनएनआरटीआई, प्रोटीज इनहिबिटर, ये सब रेट्रोवायरल में आता है, ये नॉन रेट्रोवायरल थेरेपी में आता है। क्वेश्चन में बोला है रेट्रोवायरल थेरेपी में यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्केफ्लाइटिस, कौन सी ड्रग जो है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्केफ्लाइटिस के लिए यूज होता है। इसका आंसर एसाइक्लोविर ही होगा, ठीक है। जो हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस बताया था वो तो वही है ना। हार्पिस सिम्प्लेक्स एन्केफ्लाइटिस क्या है, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का ही टाइप है, तो इसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये एसाइक्लोविर ही होगा। नेक्स्ट ये बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ए पर्सन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब एचआईवी, एचआईवी के लिए एक पर्सन को जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। ही डेवलप हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया एंड हाइपर कोलेस्टेरेमिया, मोस्ट लाइकली ड्रग इम्प्लिकेटेड फॉर दिस एडवर्स इफेक्ट। एक पेशेंट है जिसका एचआईवी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पेशेंट के बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया है, तो कौन सी ऐसी ड्रग दिया गया है ट्रीटमेंट के दौरान कि उसको ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है। ये मैं तुम लोग को अभी तक नहीं बताया है कि कौन सी क्लास की ड्रग में या फिर कौन सी स्पेसिफिक ऐसी ड्रग है जहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखता है। तो जो प्रोटीएज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है, ठीक है,
प्रोटीएज इनहिबिटर। ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है, इस क्लास में जितने भी ड्रग है, इस क्लास की ड्रग जितने भी ड्रग है, इसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इस क्लास में जितने भी ड्रग है प्रोटीज इनहिबिटर क्लास में, सारे ड्रग क्या होता है, अंडरगो एक्सटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। इस क्लास में जितने भी ड्रग है, ये सारे ड्रग लिवर में जाता है और इस ड्रग का एक्सटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म दिखता है इस क्लास के सारे ड्रग में, और जिसके लिए ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है। ये सब ड्रग जितने भी ड्रग है इस क्लास में, वो सब मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है। और ये चाहे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, चाहे ये ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, ये सब का सिंथेसिस लिवर में ही होता है और ये सब मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर है। चाहे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल की बात किया जाएगा, चाहे तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड की बात किया जाएगा, चाहे तुम्हारा हाइपर ग्लाइसेमिया की बात किया जाएगा, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये जितने भी ड्रग है, ये लिवर में जाता है और इसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके वजह से जितने भी आदर्श मेटाबॉलिक फंक्शन लिवर में चलता है, ये सब में डिसरप्शन आता है और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज दिखता है। तो इस क्लास की सारे ड्रग में तुम्हारा मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इस क्लास में जितने भी ड्रग है, ये सब एंजाइम इनहिबिटर है, सब ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, CYP3A4 इस एंजाइम को मेनली इनहिबिट करता है इस क्लास की जितने भी ड्रग है। ठीक है, और जितने भी ड्रग है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम इनहिबिटर, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा इनहिबिट करने का प्रॉपर्टी है, वो है रितोनाविर। और सबसे कम, सबसे वीकेस्ट एंजाइम इनहिबिटर प्रॉपर्टी जिसके पास है, वो है सेक्विनाविर। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास की प्रोटीज इनहिबिटर क्लास की ड्रग मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज कॉज करता है और इस क्लास की ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है, मेनली CYP3 एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा दिखता है रिटोनाविर में, एंजाइम इनहिबिटर वाला, और सबसे कम दिखता है सेक्विनाविर में। ठीक है, तो अभी तुम लोग आंसर दे पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रिटोनाविर। रिटोनाविर उस पेशेंट को HIV के ट्रीटमेंट के द्वारा दिया गया था और जिसके वजह से उसको ये एडवर्स इफेक्ट आया है। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन, इफाविरेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, इट एक्ट, इसका मैकेनिज्म पूछा गया है। इफाविरेंस का क्या होगा? इफाविरेंस का मैकेनिज्म पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया, इज एज ए प्रोटीएस इनहिबिटर। ये प्रोटीएस इनहिबिटर है? नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज बताया था कि प्रोटीएस इनहिबिटर के हर एक ड्रग के लास्ट में क्या रहेगा? वीर रहेगा। ठीक है, VIR रहेगा। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी है। ऑप्शन बी में बोला है एज रिवर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ये रिवर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। और भी अच्छे से अगर होता, अगर बोलते कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर ट्रांसक्रिप्टेज, ये अगर रहता ऑप्शन में तो और अच्छा होता। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी जो है आंसर राइट ऑप्शन तुम्हारा होगा। नेक्स्ट में बताया गया इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर नहीं है क्योंकि इसमें डोलूटेगाविर और एल्ट्रेगाविर आता है। बाय इनहिबिटिंग द HIV एंट्री इनटू द सेल, एंट्री इनहिबिटर में आता है तुम्हारा इन्फोविट्राइड। तो इफाविरेंस का जो मैकेनिज्म है, वो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन बी जो बताया गया है एज रिवर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, एक पॉइंट याद रखो कि जितने भी तुम्हारा प्रोटीज इनहिबिटर है, इन सब की लास्ट में वीर रहेगा, एक्सेप्ट एक ड्रग इसमें एक्सेप्शन है, जो है एबाकाविर। इसके लास्ट में भी वीर है, लेकिन ये NRTI क्लास में आता है। क्वेश्चन यही से पूछ ले जाएगा। सबको पता है कि वीर आएगा मतलब प्रोटीज इनहिबिटर होगा, लेकिन एबाकाविर एक एक्सेप्शन है जहां पे वीर आता है, लेकिन ये NRTI क्लास में आता है।
नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम ए एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर टू चाइल्ड? कौन सी ऐसी ड्रग है जो मदर टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर पाएगा? बता पाओगे इसका आंसर? कौन सा यूज होता दादा है प्रेग्नेंट वुमेन लैमीवुडिन। में? हाँ, ये सही है कि लैमिवुडिन जो है प्रेग्नेंट वुमेन में यूज होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में अगर किसी को एचआईवी हुआ तो उसके ट्रीटमेंट में लिए मैंने अभी बताया कि लैमिवुडिन यूज होता है और जीडोवुडिन भी यूज होता है, ये भी मैंने बताया। क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर पाएगा फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू चाइल्ड? इसका आंसर जो है लैमिवुडिन होगा, लेकिन सबसे अच्छा आंसर ये होगा नेविरापिन। ठीक है, इधर आंसर नेविरापिन होगा। दो ड्रग है जो ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है। ट्रांसमिशन इनहिबिटर में मतलब प्रेग्नेंट वुमेन टू चाइल्ड, ये ट्रांसमिशन इनहिबिट में दो ड्रग आता है। पहला ऑप्शन में आएगा नेविरापिन और दूसरा आएगा लैमिवुडिन। फर्स्ट ऑप्शन में आएगा नेविरापिन, सेकंड ऑप्शन में आएगा तुम्हारा लैमिवुडिन। इधर ऑप्शन में दोनों है तो हम फर्स्ट चॉइस में जाएंगे नेविरापिन। आंसर जो होगा नेविरापिन होगा। अगर नेविरापिन ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर तो लैमिवुडिन में टिक करता, लेकिन अगर नेविरापिन प्रेजेंट है तो इसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल जो है नेविरापिन होता है। और ये ड्रग कब दिया जाता है? जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होता है, उसका डिलीवरी के पहले लेबर पेन के टाइम पे उसको ये नेविरापिन का एक डोज दिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी देयर विल बी अ मोर चांस टू ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो इसके केस में अगर एचआईवी है प्रेग्नेंट वुमेन की तो वो प्रिवेंट करने के लिए नेविरापिन का डोज लेबर पेन के टाइम पे दिया जाता है, और नेविरापिन का एक डोज आफ्टर बर्थ चाइल्ड को भी दिया जाता है। ठीक है, तो नेविरापिन जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा आंसर होगा। ऐसे लैमिवुडिन भी यूज होता है, लेकिन नेविरापिन जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है व्हिच इज इंटीग्रेस इनहिबिटर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी? इंटीग्रेस इनहिबिटर में कौन सा आता है? इंटीग्रेस इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है? रैल्टे इनहिबिटर। ठीक है, रैल्टे इनहिबिटर जो है ये इंटीग्रेस इनहिबिटर में आता है। दो ही ड्रग आता है, एक रैल्ट्रोगैविर और दूसरा आता है डोलुट्रेगैविर। ओके, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेनावीर है, इंडेनावीर कौन सी क्लास में आता है? ये इंडेनावीर अभी मैंने बताया कि वेज आएगा तो प्रोटीएज इनहिबिटर होगा। लोपिनाफिर ये भी प्रोटीएज इनहिबिटर है। और लास्ट में जो है फॉस्फोप्रिनाफिर ये भी प्रोटीएज इनहिबिटर है। तो तीनों ड्रग ही प्रोटीएज इनहिबिटर था, एक ही ड्रग था रेल्ट्रेगाविर जो इंटीग्रेस इनहिबिटर क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज द इनहिबिशन ऑफ CYP3A एक्सेप्ट, कौन सी ऐसी ड्रग है जो CYP3A को इनहिबिट नहीं करता है? कुछ देर पहले मैंने बताया था कि प्रोटीएज क्लास की हर एक ड्रग जो है एंजाइम इनहिबिटर है। उसमें से रिटोनावीर में सबसे ज्यादा दिखता है, सेक्विनावीर में सबसे लोएस्ट एंजाइम इनहिबिशन दिखता है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी ड्रग जो है CYP3 इनहिबिशन नहीं करता है। तो अगर तुम लास्ट से देखोगे तो एरिथ्रोमाइसिन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर है। जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ाया गया था ये एकदम। एक जीपीआर तुम्हारा जीपीसीआर देख के पढ़ाया गया था जो एंजाइम इंडक्शन थे, और एक था एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर में भी CDEF GH करके पढ़ाया गया था। ठीक है, उसमें एरिथ्रोमाइसिन थे। तो एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर है। उधर तुम्हारा उस लिस्ट में इथाकोनाजोल भी थे। ठीक है, उसी क्लास में आता है इथाकोनाजोल एजोल में जो एंटी फंगल ड्रग है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम इनहिबिटर है। जो रिटोनाविर है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम इनहिबिटर है, लेकिन ये जो सैक्विनाविर है मैंने बताया था कि ये वीक इनहिबिटर है। ठीक है, ऐसे तो ये भी इनहिबिटर है, क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया है, लेकिन बाकी तीनों जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम इनहिबिटर है। यही एक ड्रग है जो वीक एंजाइम इनहिबिटर है। क्वेश्चन में पूछा था कौन एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन के मुताबिक जो आंसर है
वो सेक्विनाविर ही होगा, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा कम करता है। बाकी तीनों जो ड्रग है वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिशन करता है CYP3A4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कौन सी ड्रग जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है? ये इजी क्वेश्चन है, ये बताओ कौन सी ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। देखो हर ड्रग के लास्ट में वीर लिखा है। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि वीर लिखा हुआ हर ड्रग जो है प्रोटीएज इनहिबिटर नहीं होगा। एक ड्रग को छोड़ के कौन सी ड्रग है, अभी बताया था एक सेक्शन में कि जो एबाकाविर ऐसा ड्रग है जिसके लास्ट में वीर रहेगा, लेकिन ये एनआरटीआई क्लास में आएगा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। बाकी ये तीनों तो पीआई प्रोटीएज इनहिबिटर में आएगा। इंडनाविर, रिटोनाविर, नैल्फिनाविर ये तीनों प्रोटीएज इनहिबिटर है। एक एक्सेप्शन एबाकाविर जो एनआरटीआई क्लास में आएगा। नेक्स्ट ये बताओ, ड्रग कॉजिंग मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये नहीं बोल पाओगे। व्हिच ऑफ कौन सी ऐसी ड्रग है जो सबसे ज्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है? तो इसका आंसर जो होगा ये होगा स्टैबुडिन। ठीक है, स्टैबुडिन कौन सी क्लास में आता है ये तो बता पाओगे, बताओ कौन सी क्लास में आता है स्टैबुडिन? स्टैबुडिन कौन सी क्लास में आता है? एनआरटीआई। स्टैबुडिन जो है सबसे ज्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है। और एक चीज याद रखना, ये जो डिडानोसिन है ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज करता है, मतलब पैंक्रियास का कैंसर ही कॉज करता है, एक टाइप को मान के चलिए। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज करता है डिडानोसिन, और सबसे ज्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है स्टैबुडिन। डिडानोसिन भी तुम्हारा एनआरटीआई क्लास में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर प्रोटीज इनहिबिटर एक्सेप्ट, कौन सी ड्रग जो है प्रोटीज इनहिबिटर नहीं है? अभी ये क्वेश्चन था, इसका आंसर एबाकाविर होगा। ठीक है, रिपीट हो गया, बाकी तीनों प्रोटीज इनहिबिटर है। नेक्स्ट ये बताओ, ट्रू अबाउट प्रोटीज इनहिबिटर आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रोटीज इनहिबिटर के बारे में ट्रू नहीं है? बाकी तीन स्टेटमेंट ट्रू होगा, एक स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्शन इज मीडिएटेड बाय MDR1 जीन। ऑप्शन बी, अंडरगो दी हेपाटिक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता देता हूँ कि ये नहीं बताया था कि ये जो ड्रग है इसका कंट्रोलिंग जो जीन होता है ये सबस्ट्रेट के द्वारा काम करता है पी ग्लाइकोप्रोटीन में, और इसका कंट्रोलिंग जीन MDR1 होता है। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है अंडरगो दी हेपाटिक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ये मैंने बताया था कि ये सारे ड्रग प्रोटीज इनहिबिटर क्लास में ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में जाता है, तो ये ट्रू है। ऑप्शन सी, प्रोटीज इनहिबिटर इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग, ये जो ड्रग है इस क्लास की ये मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग को इंटरप्ट करता है, ये भी सही है, क्योंकि क्या है ये एंजाइम इनहिबिटर है। तो एंजाइम इनहिबिटर है तो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसका एक्शन को प्रमोट करेगा, तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। लास्ट ऑप्शन में क्या बताया, सैक्विनाविर कॉजेज द मैक्सिमम इंडक्शन, यही वर्ड गलत कर दिया। ठीक है, ये तो इंडक्शन नहीं करता है, पहली बात तो है ये इनहिबिशन करता है, दूसरा बात है मैक्सिमम भी नहीं करता है, मिनिमम करता है, वीक है, ये वीक इनहिबिशन ऑफ द CYP3A4 एंजाइम। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है प्रोटीज इनहिबिटर के बारे में, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ रेजिस्टेंस टू जिडोफिडाइन डेवलप्स ड्यू टू, जिडोफिडाइन का डेवलप्स किस रीजन से डेवलप हो सकता है? तो इस जिडोफिडाइन ड्रग कौन सी क्लास का है? एनआरटीआई। पहला ऑप्शन में क्या बताया था, म्यूटेशन एट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसको इनहिबिट कर पाएगा जिडोफिडाइन? उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, उसी केस में इसका जो रेजिस्टेंस है ये डेवलप होगा। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में दिया गया है, इंक्रीज इफ्लक्स ऑफ द ड्रग फ्रॉम इनसाइड द सेल, ये भी एक रीजन होता है मैक्सिमम एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे उसका रेजिस्टेंस के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि ड्रग का इफ्लक्स हो जाता है, इफ्लक्स पंप के थ्रू सेल के बाहर कर दिया जाता है ड्रग को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। लेकिन इधर आंसर तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उस केस में जीरोबुटाइन नहीं काम कर पाएगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग और डिक्रीज जीरोबुटाइन 5 ट्रांसपोर्टेड फॉर्मेशन, ये सारे भी एक एक रेजिस्टेंस डेवलप होने का रीजन है, लेकिन जीरोबुटिन के लिए स्पेसिफिक रीजन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में म्यूटेशन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आर, अच्छा एनआरटीआई क्लास की ड्रग कौन सा है बताओ, कौन सी ड्रग जो है एनआरटीआई क्लास की है? देखो रिटोनाविर तो पता चल रहा है कि प्रोटीएज इनहिबिटर, नेविरापिन, एनएनआरटीआई, डेलिवर्डिन, एनएनआरटीआई, तो एक ही बचता है जैलसिटाबिन। ये जैलसिटाबिन जो है एनआरटीआई क्लास में आता है, ये अनकॉमन नेम है। जिडोफुडिन, लैमिफुडिन, ये सबको याद हो जाता है कि ये एनआरटीआई में आता है। ये जैलसिटाबिन एक अनकॉमन नेम है जो एनआरटीआई क्लास में आता है। ठीक है, दो नाम आता है, एक तो जैलसिटाबिन हो जाएगा और एक नाम आता है इससे ही मिलता जुलता, वो है एमट्राइसिटाबिन, एमट्राइसिटाबिन, ये भी एनआरटीआई क्लास में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following binds to viral envelope glycoprotein, preventing the conformational changes required for the fusion of viral and cellular membranes? इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या बोला गया है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो फ्यूजन को इनहिबिट करता है, ये बताओ। मैंने आसान कर दिया, एक ही ड्रग थे जो फ्यूजन को इनहिबिट कर रहे थे या फिर एंट्री इनहिबिट कर रहे थे। कौन सी ड्रग थे? इनफुटविट्राइड, इनफुटविट्राइड वो ड्रग थे जो फ्यूजन को इनहिबिट कर रहे थे। ठीक है, एबाकाविर एनआरटीआई बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडेनाविर प्रोटीएज इनहिबिटर, ओसेल्टामिविर इन्फ्लुएंजा में यूज होता है। नेक्स्ट आता है जीडोवुडिन, जीडोवुडिन कौन सा कॉज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूट्रोपिनिया, ओटोटॉक्सिसिटी, ये तुम लोग बताओ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ जीडोवुडिन क्या करता है, इसके एडवर्स इफेक्ट में बताया था। मैं तो नहीं पता। ये क्या करता है, न्यूट्रोपिनिया कॉज करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है इसमें डब्ल्यूबीसी लेवल डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इसमें न्यूट्रोपिनिया दिखता है जीडोवुडिन। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये उससे ही मिलता जुलता है, which of the following drug is most likely to cause additive anemia and neutropenia if administered to an AIDS patient taking the zidovudine? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एक किसी पे एड्स पेशेंट जो ऑलरेडी जीडोवुटाइन ले रहा है उसको अगर दिया जाएगा तो ये न्यूट्रोपिनिया और एनीमिया का जो टेंडेंसी है ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एडिटिव एनीमिया न्यूट्रोपिनिया बोला है, मतलब एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया इंक्रीज हो जाएगा। देखो कोई एड्स पेशेंट है, वो HIV है, वो ले रहा है जीडोवुडिन, तो इसके वजह से ऑलरेडी एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने बताया, ये इसका साइड इफेक्ट है जीडोवुडिन का, एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया। तो फिर ऐसी कौन सी ड्रग दोगे जिसके वजह से ये इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज करेगा एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया? तो ऐसा उसी उसी ड्रग को देना चाहिए जो ड्रग बोन मैरो को सप्रेस करेगा। जीडोवुडिन तो ऑलरेडी कर रहा है, तुम ऐसा कोई और ड्रग दोगे जो वो भी बोन मैरो को सप्रेस करेगा, तो वो न्यूट्रोपिनिया और एनीमिया का ये जो टेंडेंसी है इसको और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ड्रग आता है जैनसाइक्लोबिन। जैनसाइक्लोबिन एक ऐसी ड्रग है जो बोन मैरो को सप्रेस करता है, और इसीलिए कभी भी जीडोवुडिन के साथ ये जैनसाइक्लोबिन यूज नहीं करता है। ठीक है,
क्योंकि फिर इसका जो एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया वाला प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जैन साइक्लोविर कौन सी क्लास में थे ये तुम लोग बताओ, कौन सी क्लास में थे जैन साइक्लोविर? ये सब एंटी एंटी हर्पी। हार्पिस में थे। ओके, ये एंटी हार्पिस में थे। असाइक्लोविर ये भी एंटी हार्पिस में थे। एमांटिडिन इन्फ्लुएंजा, स्टैवुडिन इनआरटीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है। चलो आज के लिए इतना क्वेश्चन है। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करा दिया है वायरल के बारे में। इस चैप्टर में एडवर्स इफेक्ट और क्लासिफिकेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्लासिफिकेशन से ही इसका मैकेनिज्म पता चल जाता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया इस क्वेश्चन को और एक बार तुमने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्लास के बाद इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल तक। तो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे क्लासिफिकेशन से ही था। किसी का कुछ डाउट है? चलो अगर डाउट नहीं है हाँ तो बेटर। फिर हम लोग, ओके डाउट नहीं है तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी नया टॉपिक के साथ। ओके, चलो आज के लिए इतना तक है। थैंक यू दादा।